जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का वक्त है और मुंबई का जो सबसे आलीशान ताज होटल है वो अपनी पूरी चमक दमक के साथ चल रहा है, और वहां एक 20 साल का लड़का नशे में धुत एक टेबल पे बैठा है। उसका दिल ना मतलब बुरी तरह टूटा हुआ है। और उस उम्र में दिल टूटना बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, तो वो गुस्से और अहंकार में क्या करता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की टेबल पर वहां की सबसे महंगी शैंपेन भिजवा देता है। ये तो किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब बिल आता है तो रकम होती है करीब 18,000 रुपए, और उस वक्त उस लड़के की जेब में सिर्फ 2,000 रुपए थे। ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो गई होगी। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या, मैनेजर उसे घूर रहा है, बहस बढ़ रही है, और उसकी जो नशे में डूबे दोस्त थे वो चिल्ला रहे हैं कि तुझे पता नहीं है क्या, मेरा हीरो कल ये पूरा होटल खरीद लेगा। सुनने वालों को शायद लगे कि ये कहानी किसी भूले बिसरे अनजान स्ट्रगलिंग एक्टर की है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस सदाबहार लवर बॉय की कहानी है जिसे पूरा देश पूछता था, यानी ऋषि कपूर। हाँ, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि किसी गॉसिप मैगजीन ने उन्हें बिना काम नहीं किया था। सही कहा। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में इस घटना को दुनिया के सामने बिना किसी झिझक के रख दिया है। और आज की इस खास चर्चा में हम इसी किताब, जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड, इसके जरिए उनके सफर की पड़ताल करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य उस इंसान की असुरक्षाओं, पारिवारिक रिश्तों की जटिलताओं और उम्र के साथ खुद को एक नए सांचे में ढालने की कला को समझना है। देखिए, ये किताब अपने नाम की तरह ही एकदम खुल्लम खुल्ला है। इसमें पीआर या पब्लिक रिलेशंस जैसी कोई बनावट नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो उस भारी विरासत को समझना जरूरी है जो उनके पैदा होने के साथ ही उन पर थोप दी गई थी। कपूर खानदान की विरासत। हाँ, 4 सितंबर 1952 को जब उनका जन्म हुआ तो परिवार में इसे ग्रहों का एकदम सटीक मिलन, यानी परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स माना गया था। मतलब पैदा होते स्टारडम का ठप्पा लग गया था उन पर। बिल्कुल, क्योंकि उस समय तक उनके पिता राज कपूर एक मामूली एक्टर से बहुत आगे बढ़कर एक विशाल शोमैन बन चुके थे। लेकिन मैंने जब किताब के शुरुआती हिस्से पढ़े तो मुझे उस घर का माहौल बड़े ही विरोधाभास वाला लगा। एक तरफ उनके दादा पृथ्वीराज कपूर थे। उनके सिद्धांत किसी पत्थर की लकीर जैसे थे। काले धन से उन्हें सख्त नफरत थी और वो एक एक पैसे का टैक्स भरते थे। हाँ, वो बहुत ही सरल जीवन जीने में विश्वास रखते थे। और दूसरी तरफ उनके पिता राज कपूर थे, जिनका जीवन उतना ही रंगीन, भव्य और फिल्मी था। हाँ, सोचिए एक बच्चे के दिमाग पर इन दो अलग अलग दुनियाओं का क्या असर पड़ता होगा। यही जटिलता तो किसी कलाकार का आधार तय करती है। ऐसे माहौल में बच्चा या तो आजाद हो जाता है या फिर दब जाता है। और शायद यही वजह थी कि ऋषि कपूर शुरुआत में अभिनेता बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो इंग्लैंड जाकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बिजनेस की पढ़ाई करना चाहते थे। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई किसी राजघराने में पैदा हुआ हो जहां उसे ताज पहनना ही पड़ेगा। हाँ। चाहे वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो या नहीं। पर अवचेतन मन में, यानी सबकॉन्शियस में, सिनेमा उनके अंदर बस रहा था। वो कैसे? देखिए, भले ही वो सीए बनना चाहते थे, पर उनके दादा उन्हें अक्सर मुगले आजम के सेट पर ले जाते थे। वहां वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तलवारों से खेलते थे। अरे वाह, तो अभिनय के बीच तो बचपन में ही बो दिए गए थे। बिल्कुल। और उनका जो कैमरे से पहला सामना था वो तो और भी दिलचस्प है। प्यार हुआ इकरार हुआ गाने की शूटिंग चल रही थी। ऋषि जी तब सिर्फ 2 साल के थे। और उन्हें उस बारिश वाले सीन में 3 बच्चों के साथ चलना था, है ना? सही कहा। बारिश का पानी लगातार उनकी आंखों में जा रहा था और वो बुरी तरह रो रहे थे। उस रोते हुए बच्चे को नरगिस जी ने चुप कराया। उन्होंने हर टेक के बाद एक चॉकलेट का लालच दिया। मतलब चॉकलेट के जोर पर सिनेमा के इतिहास का इतना बड़ा शॉट निकलवाया गया। हाँ, और अजीब बात यह है कि जो बच्चा कैमरे के सामने रोता था, उसी ने 16 साल की उम्र में मेरा नाम जोकर के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया। जबकि पढ़ाई में उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि वो सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा में फेल हो गए थे। शायद इसी असफलता ने उन्हें साफ कर दिया था कि उनकी मंजिल सिर्फ सिनेमा है। लेकिन वो शुरुआत कोई आसान तो थी नहीं। मेरा नाम जोकर तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। बिल्कुल। और आरके स्टूडियोज भारी कर्ज में डूब गया था। फिर आई 1973 में बॉबी। इस फिल्म ने तो रातों रात इतिहास ही बदल दिया था। सिर्फ इतिहास नहीं बदला, इस फिल्म ने उस आम से लड़के को एक सुपरस्टार बना दिया। डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी जोड़ी का जादू चल गया था। पर इतनी अचानक मिली सफलता ने उनके अंदर एक अहंकार भर दिया
जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। हाँ, और इस अहंकार की भारी कीमत उनकी निजी जिंदगी को चुकानी पड़ी। बिल्कुल, उनकी पहली गर्लफ्रेंड यास्मीन ने उन्हें इसी वजह से छोड़ दिया था ना। सही कहा। सफलता के बाद ऋषि कपूर वो इंसान रहे ही नहीं जिससे यास्मीन ने प्यार किया था। और वो ताज होटल वाला जो किस्सा हमने शुरुआत में बताया, वो उसी दिल टूटने के बाद की घटना थी। अगर हम उस घटना का मनोविज्ञान समझें तो एक 20 साल का लड़का जिसे पूरा देश पूज रहा है, उसे जब निजी जिंदगी में रिजेक्शन मिलता है तो उसका ईगो बुरी तरह आहत होता है। बिल्कुल, वो शैंपेन भेजना और मैनेजर से बहस करना, ये सब अपना दबदबा वापस कायम करने की एक बचकानी कोशिश ही तो थी। और श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या 20 साल की उम्र में इतना पैसा और शोहरत मिलना एक तरह का इमोशनल ओवरलोड नहीं है? पूरी तरह से है। इंसान का दिमाग इतनी जल्दी इतने बड़े वैलिडेशन के लिए बना ही नहीं है। आज के दौर में भी हम देखते हैं, जब युवाओं को अचानक इंटरनेट पर वायरल फेम मिलता है तो वो अक्सर इसी तरह लड़खड़ाते हैं। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, लेकिन वो सुपरस्टारडम का नशा बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन जैसा कि होता है, जब अहंकार का बुलबुला बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके फूटने का वक्त भी करीब आ जाता है। और जब वो बुलबुला फूटा तो उसके पीछे का अंधेरा बहुत गहरा था। बॉबी के बाद उनकी जहरीला इंसान जैसी फिल्में फ्लॉप होने लगी थी ना। उन्हीं और सबको लगा था कि बॉबी का जादू हर फिल्म में चलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो शायद 1980 में लगा था। कर्ज फिल्म की रिलीज के वक्त। कर्ज एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। उसका संगीत, निर्देशन, सब कुछ समय से आगे था। लेकिन किस्मत देखिए, उसी हफ्ते कुर्बानी भी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर कर्ज बुरी तरह पिट गई। मैंने जब किताब में इस असफलता के असर के बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। वो सिर्फ उदास नहीं थे, बल्कि गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। वो सेट पर कांपने लगे थे, उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे थे। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही डरावना दौर होता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने इस दुर्भाग्य का दोष अपनी नई नई शादी को दे दिया। उन्हें लगने लगा था कि नीतू सिंह से शादी करने के कारण उनका लवर बॉय वाला आकर्षण खत्म हो गया है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब एक अभिनेता अपनी पहचान सिर्फ बॉक्स ऑफिस के नंबरों से जोड़ लेता है तो एक फ्लॉप फिल्म सिर्फ उसके करियर पर नहीं, बल्कि उसकी पहचान पर सीधा हमला लगती है। बिल्कुल, उसे लगता है कि अगर फिल्म नहीं चली तो उसका वजूद ही खत्म हो गया। और ये डर सिर्फ उनका नहीं था, ये पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई है। हाँ, जैसे किताब में यश चोपड़ा जी का भी जिक्र है। चांदनी फिल्म की रिलीज से पहले वो इतने डरे हुए थे। उन्होंने डर के मारे अपनी डायरी में पन्नों भर सिर्फ हेल्प मी ओ गॉड लिखा था। सोचिए, पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाले इन सितारों के पीछे एक कितना असुरक्षित इंसान छिपा होता है। लेकिन ऋषि कपूर की दाद देनी होगी। वो इस डिप्रेशन से बाहर निकले, जो उनके मानसिक लचीलेपन यानी रेजिलियंस को दिखाता है। और ऐसे बुरे दौर में अक्सर इंसान को अपने परिवार की जरूरत होती है। लेकिन उनके मामले में उनके पिता राज कपूर के साथ उनका रिश्ता बड़ा ही जटिल था। उन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी थी, जिसके पीछे बचपन का एक गहरा खौफ छिपा था। राज कपूर अक्सर देर रात शराब के नशे में शोर शराबा करते हुए घर आते थे। और ऋषि कपूर जो उस वक्त बहुत छोटे थे, डर के मारे रजाई के अंदर सिकुड़कर कांपते रहते थे। और शायद उसी रजाई के अंदर उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो अपने बच्चों को कभी इस तरह नहीं डराएंगे। पर इस डर के बावजूद उनके मन में पिता के लिए गहरा सम्मान था। दिलीप कुमार वाला वो भावुक किस्सा याद है आपको? जब राज कपूर कोमा में थे, दिलीप कुमार उस वक्त पाकिस्तान में थे और वो सब कुछ छोड़कर सीधे अस्पताल आए। और उन्होंने राज कपूर से कहा कि उठ जा राज, मैं पेशावर से तेरे लिए चपली कबाब लाया हूं, उठ, दोनों साथ खाएंगे। दुनिया के लिए वो दोनों प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अंदर से उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। बिल्कुल। पर जब बात ऋषि कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर के रिश्ते की आती है तो वहां एक अलग ही तरह की जटिलता दिखती है। रणबीर ने खुद इस किताब की प्रस्तावना लिखी है। हाँ, और उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि उनके और उनके पिता के बीच हमेशा एक अदृश्य दीवार रही है। उन्हें हमेशा पिता से ज्यादा एक दोस्त की कमी महसूस हुई। सुनने वालों के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या हम सब अनजाने में अपने माता पिता की गलतियों को नए रूप में नहीं दोहराते? आपका मतलब है कि उन्होंने पिता का गुस्सा तो नहीं दोहराया, लेकिन वो दूरी बरकरार रखी। एकदम से उन्होंने रजाई वाला डर तो खत्म कर दिया, लेकिन एक नई दीवार खड़ी कर दी। और इन सारी असुरक्षाओं और जटिलताओं के बीच अगर कोई एक इंसान था जिसने उन्हें जमीन से जोड़े रखा, तो वो उनकी पत्नी नीतू सिंह थी। उनके बिना तो ये कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। किताब के अंत में जो नीतू जी का नजरिया है, उसे पढ़कर समझ आता है कि वो ऋषि जी के लिए एक असली एंकर थी।
शादी से पहले ऋषि कपूर बहुत ही सख्त बॉयफ्रेंड थे। उनका एक अजीब सा नियम था, नीतू जी को हर हाल में रात 8:30 बजे तक पैकअप करना ही होता था। सोचिए, इससे फिल्म के सेट पर कितनी परेशानी होती होगी। यश चोपड़ा को काला पत्थर के सेट पर रात के सीन्स शूट करने में भारी दिक्कत होती थी। सब लोग दहशत में रहते थे कि 8:30 बजने वाले हैं। और इतने पॉजिटिव स्वभाव के बावजूद ऋषि जी तारीफ करने में बेहद कंजूस थे। पूरी जिंदगी में उन्होंने नीतू जी की सिर्फ 2 बार तारीफ की थी। और पैसों को लेकर उनका जो विरोधाभास था वो तो और भी मजेदार है। वो न्यूयॉर्क वाला किस्सा। बिल्कुल, वो न्यूयॉर्क के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सैकड़ों डॉलर खर्च कर देंगे, लेकिन अगली सुबह दूध पर सिर्फ 30 सेंट बचाने के लिए 2 ब्लॉक पैदल चलकर सस्ते सुपरमार्केट जाएंगे। ये किसी बड़े स्टार की नहीं बल्कि एक एकदम आम मिडिल क्लास इंसान वाली हरकत लगती है। और नीतू जी ने इस बात को स्वीकारा है कि ये रिश्ता कोई फेरी टेल या परियों की कहानी नहीं था। सही कहा, लंबे रिश्ते सिर्फ कमियों को स्वीकार करने और अटूट ईमानदारी पर टिके होते हैं। और शायद इसी पारिवारिक सपोर्ट ने उन्हें अपने करियर के उस शानदार दूसरे पड़ाव यानी अपनी सेकंड इनिंग्स के लिए तैयार किया। जब उम्र के साथ रोमांटिक हीरो का दौर खत्म होने लगा तो उन्होंने खुद को पूरी तरह से एक नए सांचे में ढाल लिया। हाँ, किताब में उन्होंने माना है कि पहले 25 सालों तक उन्होंने कोई खास तैयारी नहीं की थी। बस खूबसूरत लोकेशंस पर स्वेटर पहनना और गाने गाना ही उनका काम था। लेकिन उम्र का बढ़ना उनके लिए वरदान साबित हुआ। बॉक्स ऑफिस का बोझ हटते ही उनका असली टैलेंट सामने आया। बिल्कुल, अग्निपथ में उनका राउफ लाला का डरावना किरदार याद कीजिए, या फिर 2 दूनी 4 का वो परेशान मिडिल क्लास टीचर, और कपूर एंड सन्स में वो 90 साल के शरारती दादाजी। रणबीर ने खुद बताया है कि कैसे आखिरी सालों में उनके पिता के अंदर एक बच्चे जैसा उत्साह आ गया था। वो अपने किरदारों के साथ बहुत प्रयोग करने लगे थे। मुझे तो ये बिल्कुल एक पुराने स्मार्टफोन को नए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करने जैसा लगता है। हार्डवेयर भले ही पुराना हो गया था, लेकिन सॉफ्टवेयर एकदम नया और एडवांस्ड इंस्टॉल हो गया था। बिल्कुल, जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल काम कर सकता था। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि ऋषि कपूर का जीवन सिर्फ हिट और फ्लॉप फिल्मों का लेखा जोखा नहीं है। हाँ, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने विशेषाधिकारों, अपनी गलतियों और अपनी असुरक्षाओं को खुलेआम स्वीकार किया। ये एक रोमांटिक हीरो से एक सच्चे कलाकार बनने का बेहद खूबसूरत सफर है। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले किताब में एक ऐसी बात का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। वो क्या? उनके जीवन की अंतिम बड़ी इच्छा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने की थी। अच्छा, ताकि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड बन सके। बिल्कुल, उनके दादा और पिता दोनों को यह सम्मान मिला था। ये बात उनके अंदर आज भी बैठे उसी बच्चे को दिखाती है जो अपने परिवार के इतिहास में अपना अप्रूवल तलाश रहा था। हाँ, लेकिन सुनने वालों के लिए यहाँ एक सवाल छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, बताइए। सवाल ये है कि क्या एक कलाकार की असली विरासत कोई सरकारी पुरस्कार या ट्रॉफी होती है? ये सोचने वाली बात है। या फिर उसकी असली विरासत वो बेबाक और खुल्लम खुल्ला सच्चाई है जो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाता है? एक ऐसी सच्चाई जो पुरस्कारों की चमक से कहीं ज्यादा चमकदार और स्थायी हो।